साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आज पाकिस्तान की। और पाकिस्तान में दोस्तों इस समय बहुत ही बुरे हालात हो रहे हैं इमरान खान के लिए। और इमरान खान ने जिस प्रकार से उपचुनाव में हार मिली है और एक बड़ी हार मिली है, उसके बाद में आज जो है देर शाम को विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा इमरान खान की सरकार को। और इमरान खान की स्थिति इस प्रकार से हो गई है जिस प्रकार से विपक्ष सारा लामबंद हो चुका है इमरान खान के विरुद्ध। तो आज सरकार गिरने की नौबत है इमरान खान के लिए आ सकती है। और उनको बहुमत के लिए 172 का आंकड़ा चाहिएगा। और 172 के आंकड़े में आज जो है वो बहुत साइंस दिखाई दे रहा है। और संभवतः पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार जो है आज गिर सकती है। तो वहाँ राष्ट्रपति शासन की पुनः स्थिति हो सकती है दोस्तों। और जिस प्रकार से पाकिस्तान में तो मतलब हर जो वहाँ का प्रधानमंत्री होता है, लगभग उसका हर्ष जो अंत में, बीच में या लास्ट के अंदर जाकर यही होता है। वहाँ तख्ता पलट होते रहते हैं। और पीछे नवाज शरीफ का भी यही हुआ था, और मुशर्रफ का भी यही हाल हुआ था, और इमरान खान का भी यही हाल होने जा रहा है। और जहाँ तक वो बाजवा का सवाल है दोस्तों, तो बाजवा ने इमरान खान से पल्ला झाड़ लिया है। और बाजवा की जो गिद्दड़ सेना है, उन्होंने अब अपना अलग मुकाम बनाने की सोच लिया। और हो सकता है वहाँ तख्ता पलट भी हो जाए दोस्तों। बाजवा जो है बड़ी चाल यहाँ खेल सकते हैं और इमरान खान को चारों खाने चित कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का हाल। और दोस्तों, हम आज चर्चा करेंगे बंगाल चुनाव की। और बंगाल चुनाव सर पर है दोस्तों। और 27 मार्च को वहाँ पहले चरण का चुनाव है। 8 चरणों में कुल बंगाल में चुनाव होंगे और असम में 3 चरणों में होंगे। वहीं अन्य 3 स्टेट है, वहाँ एक एक चरण में ही चुनाव होंगे दोस्तों। तो 27 मार्च के बाद वहाँ पहला 1 अप्रैल को दूसरे चरण का चुनाव होगा। और इसके लिए दोस्तों ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी ने अपनी पहली सूची जो है वो जारी कर दी है उम्मीदवारों की। और भाजपा आज देर शाम तक पहली सूची जारी करने की यहाँ घोषणा कर सकती है। और उसमें लगभग 8 सदस्य हो सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से कल नरेंद्र मोदी की कलकत्ता में बड़ी जनसभा है। और जिस मैदान में ये नरेंद्र मोदी की जनसभा हो रही है दोस्तों, कहा जा रहा है कि उस मैदान में जो रैली करता है और बड़ी रैली करता है और ज़बरदस्त भीड़ जुटाता है, तो उसका मैसेज जो है पूरे पश्चिम बंगाल में जाता है। और एक सूचना और भी है, टीएमसी का नेताओं द्वारा धड़ाधड़ जो है पार्टी छोड़ने का सिलसिला है वो अभी तक नहीं थमा है दोस्तों। और वहाँ सोनाली गुड्डा है जो विधायक है, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। वहीं दिनेश त्रिवेदी जो है, उन्होंने भी, एक बड़े नेता है टीएमसी के, उन्होंने भी पार्टी छोड़ने की घोषणा कर दी है और नरेंद्र मोदी की शरण में जाने का ऐलान कर दिया है दोस्तों। और इस प्रकार से टीएमसी जो है वहाँ बैकफुट पर दिखाई दे रही है। और ममता बनर्जी जो है दोस्तों, नंदीग्राम से इस बार चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। और नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी जो है, जो टीएमसी के बहुत बड़े लीडर थे और भाजपा में आ चुके हैं। और भाजपा की तरफ से संभवतः नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये बड़े नेता आमने सामने हो सकते हैं। और शुभेंदु अधिकारी ने ही ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं चुनौती दी थी नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की। और ममता बनर्जी ने वो चुनौती है दोस्तों स्वीकार कर ली। और इस प्रकार से यहाँ एक महामुकाबला जो है पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मुकाबला नंदीग्राम से देखा जा सकता है। और ममता बनर्जी ने अपना गृह क्षेत्र छोड़कर दोस्तों यहाँ नंदीग्राम में चुनाव लड़ने की घोषणा की है, जो एक बहुत बड़ा कदम ममता बनर्जी का माना जा रहा है। तो इस प्रकार से जो पश्चिम बंगाल के चुनाव है, अब एकदम उनकी रौनक जो है दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और चरम पर उनका जो चुनाव प्रचार है वो चल रहा है। और भाजपा के तमाम बड़े आला नेता जो है वो वहाँ वेस्ट बंगाल में जो है दोस्तों डेरा डाले हुए हैं। तो इस प्रकार से अगर हम कोरोना का जिक्र करें दोस्तों, तो कोरोना का ग्राफ भारत में तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। और ये आंकड़ा जो है अब 18,000 को भी क्रॉस करने लगे हैं दोस्तों। पीछे 7-8 दिन तक लगातार जिस प्रकार से 16,000 से ऊपर मामले रहे, अब 3 दिन से ज़्यादा हो गया। लगभग 18,000 के लगभग देश में कोरोना के नए मामले आ रहे हैं दोस्तों। ये चिंता की बात है। और एक बड़ी चिंता ये भी है कि महाराष्ट्र
में देश के आधे से ज़्यादा मामले जो है महाराष्ट्र में आ रहे हैं दोस्तों। और महाराष्ट्र में आज तीसरा दिन लगातार रहा कि 10,000 से ज़्यादा मामले आए हैं। आज भी 10,200 से ज़्यादा मामले आए और कल भी दोस्तों 10,216 मामले आए थे। तो इस प्रकार से महाराष्ट्र में जो है कोरोना का ग्राफ तेज़ी के साथ बढ़ा है। और वहीं अगर हम चर्चा करें दोस्तों तो तमिलनाडु में ये आंकड़ा 500 से पार हो चुका है। तमिलनाडु भी जो है कोरोना की रफ्तार तेज़ी के साथ बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। वहीं दिल्ली में 312 लोगों के नए संक्रमित होने की सूचना मिली है। वहीं 3 की मौत भी हुई है दोस्तों कल दिल्ली के अंदर। और पंजाब में भी ये आंकड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है दोस्तों। इसी प्रकार से अगर मुंबई का जिक्र करें तो 1173 दोस्तों कल मुंबई में अकेले में आए थे। और महाराष्ट्र में तो हमने बताया आपको 10,200 से ऊपर मामले जो है वो आए थे दोस्तों। तो इस प्रकार से अगर हम राजस्थान का जिक्र करें दोस्तों कोरोना का, तो राजस्थान में उदयपुर के अंदर 25 बच्चों में कोरोना पॉजिटिव के लक्षण पाए गए दोस्तों। तो इस प्रकार से ये मल्ला तलाई स्थित अम्बा माता के राजकीय स्कूल का हाल है दोस्तों। वहाँ 25 बच्चे जो हैं एक साथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए और वहाँ हड़कंप जैसी स्थिति मच गई थी दोस्तों। और डूंगरपुर के सांगवाड़ा में भी एक ही दिन में 92 पॉजिटिव पाने से वहाँ हड़कंप की स्थिति रही दोस्तों। उसमें से फिर कुछ कम हुए पॉजिटिव, ये अफवाह ज़्यादा थी, इतने पॉजिटिव नहीं आए थे। अगर इतने पॉजिटिव 92 वहाँ रियल में ही है दोस्तों, तो ये राजस्थान में ये आंकड़ा 251 से कहीं ज़्यादा है। लेकिन ये 251 का आंकड़ा राजस्थान में नहीं है। अभी राजस्थान में 225 के लगभग कोरोना पॉजिटिव कल आए थे। और उदयपुर में 43 और जयपुर में 32 और डूंगरपुर में जो है 92 का आंकड़ा दिया जा रहा है। लेकिन ये आंकड़ा कम है दोस्तों। और इस प्रकार से राजस्थान की स्थिति जो है कोरोना में काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है दोस्तों। और अगर हनुमानगढ़ का जिक्र करें दोस्तों, तो कल शुक्रवार को हनुमानगढ़ की स्थिति है जो 9 कोरोना पॉजिटिव हनुमानगढ़ में आए थे दोस्तों। एक तो बादरा में भी मलसीसर गांव में कोरोना का पॉजिटिव आया था दोस्तों, और पीलीगंगा में भी आए थे, और अन्य जो है हनुमानगढ़ जंक्शन टाउन में भी आए थे दोस्तों। तो इस प्रकार से जो कोरोना का ग्राफ है तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। और हम अब भी आपको यही कहेंगे कि मास्क अभी लगाए रखिएगा और अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजते हुए भी उनको भी हिदायत दीजिएगा कि कम से कम मास्क लगा के जाएं और स्कूल के अंदर सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। और स्कूल के जो अध्यापक है, प्रधानाध्यापक है, स्कूल के संचालक है दोस्तों, उनसे भी हम ये आगाह करना चाहेंगे उनको कि स्कूलों की व्यवस्था कुछ ऐसी हो कि क्लासों में ज़्यादा भीड़ ना बिठाए बच्चों की, और बच्चों को सोशल डिस्टेंस के साथ बिठाए और एक साथ जो है बच्चों को एक इकट्ठा ना होने दे, और छुट्टी के समय भी एक एक क्लास की छुट्टी करे। तो इस प्रकार से जो है स्कूल भी कुछ एहतियात बरत सकते हैं और कोरोना से हम बचे रह सकते हैं दोस्तों। और मास्क, सोशल डिस्टेंस अब भी ज़रूरी है। तो किसान आंदोलन दोस्तों देश के अंदर जो है 100 दिन पूरे कर चुका है, और अभी भी भारत सरकार और किसानों के बीच में बातचीत जो है अभी भी नहीं हो पाई है। और बातचीत का दौर लगातार जारी है, लेकिन बातचीत सफल नहीं हो रही है दोस्तों। और कहाँ ये पेच अड़ा है, किस प्रकार से जो है किसानों के अंदर कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे जो है पॉइंट इकट्ठे हो रहे हैं। और ऐसी सूचनाएं भी बहुत से मीडिया चैनलों में भी पीछे भी आई थी। और किसानों के अंदर जो है जो कुछ उपद्रवी तत्व हैं वो मिल चुके हैं। जिस प्रकार से संसद के ऊपर एक प्रकार से हमला हुआ था और तिरंगे का अपमान किया गया था दोस्तों। तो कुल मिला के किसान आंदोलन की स्थिति जो है वो ज़्यादा उस हिसाब से नहीं रही कि विशुद्ध किसानों का आंदोलन होता है, विशुद्ध रूप से हम नहीं मान सकते। बेशक किसान जो है वो अपनी मांगों को लेकर अड़ंग है और लगातार जो है संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो है सरकार भी वार्ता के साथ और अपना पॉजिटिव रुख जो है किसानों के प्रति बरकरार रखे हुए हैं। देखते हैं और इसमें किसानों के हित में फैसला आता है या क्या होता है। लेकिन किसान जो है वो अभी भी तीनों कृषि बिलों को वापस करने की मांग जो है उस पर अड़े हुए हैं। और देखते हैं इसके अंदर बीच बचाव का कोई रास्ता निकल आता है, समाधान होता है, या फिर ये स्थिति आगे पेचीदा होने वाली है। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी सरकार को दोस्तों इसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। और जिस प्रकार से ये आंदोलन जो 100 दिन पार कर गया है, ये कतई केंद्र सरकार के लिए अच्छा
कदम नहीं माना जा सकता। तो दोस्तों अब हम अगर चर्चा करें यहाँ अपने क्षेत्र के कुछ खबरों की, तो यहाँ बादरा में जो है आज शिवरात्रि महोत्सव का आगाज़ हुआ और एक विशाल जो है कलश यात्रा के साथ जो है शिवरात्रि महोत्सव का आगाज़ हुआ है। और 6 दिन का ये कार्यक्रम शिवरात्रि महोत्सव का हमने भी आपको कार्यक्रम के बारे में बताया था और किस प्रकार से कलश यात्रा से चलकर ये जो है विशाल भंडारे के रूप में 12 मार्च को इसका समापन होगा। और तब तक के बीच के कार्यक्रम हमने आपको कल ही बताए थे। और आज जिस प्रकार से दोस्तों लुहारी वालों की धर्मशाला से जो ये कलश यात्रा प्रारंभ हुई उसका नज़ारा देखते ही बनता है। और हमने अलग से एक वीडियो भी इसका बनाकर जो है अपने साफ संदेश चैनल के ऊपर डाला है दोस्तों, उसको ज़रूर देखिएगा, आप देखना ना भूलिएगा। उसके अंदर तरह तरह की झांकियाँ दिखाई गई दोस्तों आज, और जिस प्रकार से झांकियाँ दिखाई गई प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन किया गया। और एक काली का नृत्य है और भी बहुत से कई प्रकार के नृत्य दिखाए गए। और शिवजी महाराज की जो शानदार यहाँ वो कलाकृति दिखाई गई, प्रतिमा बनाई गई, एक जो कलाकार द्वारा शिवजी का भेष धारण किया गया, बहुत ही आकर्षित मनमोहन था दोस्तों, देखते ही बनता था। और सैकड़ों की संख्या में आज जो है महिलाएं कलश यात्रा में शामिल हुई दोस्तों, और उनके साथ बच्चे और युवतियां भी जो है, कन्या बहुत बड़ी संख्या में लड़कियां भी शामिल हुई थी इसमें दोस्तों। और कलश यात्रा के अंदर जिस प्रकार से महिलाओं का जमावड़ा रहा यहाँ, इस प्रकार से देखा जा रहा है कि महाशिवरात्रि महोत्सव जो कुटिया परिसर में मनाया जा रहा है दोस्तों, वो किस प्रकार से 6 दिन जो है वो उत्साह और उमंग के वातावरण के साथ संपन्न होगा। और प्रतिदिन इसमें जो कार्यक्रम होंगे वो किस प्रकार से उल्लासित करने वाले होंगे, उत्साहित करने वाले होंगे। तो दोस्तों इसको देखना मत भूलिएगा। और इसमें सुंदरकांड पाठ भी होंगे और शिव महापुराण भी होगा। और दोस्तों श्याम कला मंडल की तरफ से एक जागरण का भी आयोजन किया जाएगा और 1100 हनुमान चालीसा के पाठ भी इसमें किए जाएंगे। और महायज्ञ भी होगा, रुद्र महायज्ञ जिसको बोलते हैं दोस्तों, और शिवलिंग का निर्माण भी होगा। इस प्रकार से इसमें जो कार्यक्रम है दोस्तों बहुत ही अलग अलग प्रकार के और बहुत ही बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम है। और कार्यक्रम अलग अलग मंडलियों द्वारा किया जाएगा। और दोस्तों जिस प्रकार से आज सिद्धेश्वर महादेव सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने व्यवस्था बनाई कलश यात्रा के दौरान, वो देखते ही बनती थी दोस्तों। एक सफ़ेद ड्रेस के अंदर सभी जो कार्यकर्ता हैं वो बड़े पंक्तिबद्ध और क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्था बनाते हुए दिखाई दिए। और बाज़ार के मुख्य मार्गों से होते हुए ये कलश यात्रा जो है वो वहाँ कुटिया परिसर में पहुंची दोस्तों। कुटिया परिसर जो धर्म संघ महाविद्यालय के नाम से, संस्कृत महाविद्यालय के नाम से बादरा में विख्यात है। और परबल जी की कुटिया इसको बताते हैं दोस्तों। किसी समय यहाँ कृपात्री जी महाराज भी बैठते थे। उसके बाद में उनके जो चेले थे परबल जी महाराज, बहुत सालों तक परबल जी ने भी इस कुटिया को सींचा है दोस्तों। और अब जो है वो गुण प्रकाश जी चैतन्य जी महाराज है यहाँ विराजमान हैं। और दोस्तों बहुत ही ज्ञानी महाराज है। और परबल जी महाराज की मान्यता भी दोस्तों यहाँ बहुत अधिक थी। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज आपको 7 बजे का कार्यक्रम बताया। और दोस्तों 15 मार्च को जो है वो साफ संदेश चैनल की विधिवत नए स्टूडियो के अंदर शुरुआत होने जा रही है। और नए स्टूडियो में हमने कुछ अलग से कुछ संसाधनों के साथ जो है इसको पूर्ण करने की जो है कोशिश की है दोस्तों। और कुछ अलग दिखाने का प्रयास किया है। और देखते हैं हमारा ये प्रयास आपको कितना पसंद आता है। और ठीक 7 बजे हम कल फिर आपसे रूबरू होंगे, आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिएगा। और मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।